नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। इस कोविड-19 पेंडेमिक टाइम्स में अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, ये टाइम है ध्यान रखने का। सिर्फ सतर्कता से ही आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मेडिसिन इसकी नहीं आई है। तो इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करते रहिए। जो इम्यूनिटी बूस्टर का आपने शेड्यूल बनाया होगा उसका पालन करें, खुद भी और फैमिली से भी कराएं। अपना और फैमिली का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी लाइफ में कुछ करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने स्टडी अब्रॉड पार्ट 2 लेकर के, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टडी अब्रॉड का आपका प्रोसेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसा पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि स्टडी अब्रॉड में 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें 2 आपके घर में ही मौजूद थे, एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट के पेरेंट्स मतलब आप। अब बचे 2 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट एंड बैंक और एनबीएफसी। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर आपने उसका पालन किया, अगर उस पर रिसर्च की और आगे काम शुरू किया, तो बात पक्की है आपके एवरेज स्टूडेंट का, आपके बच्चे का करियर ब्राइट बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट है जो आपका पथ प्रदर्शक बनेगा और आपके इस मिशन को सक्सेसफुल करेगा, आपकी सपोर्ट करेगा। दोस्तों, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी में। ये एक डोमेन एक्सपर्ट होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस का, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के कोर्सेस आपको बेचता है, रिक्रूटमेंट करता है स्टूडेंट्स की ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। आपकी एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है, स्टडी अब्रॉड किस दिशा में आपकी जाने वाली है, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट पर। तो दोस्तों, जब भी आप कंसल्टेंट को फाइनल करेंगे उससे पहले ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा किन पैरामीटर्स पे आपको परखना है अपने कंसल्टेंट को। सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए विंटेज इन बिजनेस। ये जो स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट है ये कितने दिनों से इस फील्ड में है, उसका विंटेज बिजनेस में 4-5 साल या उससे भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि जितना वो पुराना होगा, जितना उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, आपकी जर्नी उतनी ही ईजी रहने वाली है। क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा होने से वो उसके अरेंजमेंट बेटर होंगे, उसके पास यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अच्छे होंगे, उसके रिलेशनशिप इतने बेटर होंगे कि वो आपके लिए सीट निकाल कर ला सकता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। विंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक नया बिजनेस ऑनर का विंटेज भी बिजनेस में पुराना हो सकता है। कई बार कुछ एम्प्लॉयज़ जो बहुत 10-20 सालों तक काम करते हैं स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट के वहाँ पर, और उसके बाद अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस नया है या पुराना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो आदमी उस शो को रन कर रहा है उसका स्टडी अब्रॉड में एक्सपीरियंस कितना है। इसी का आगे सबसेट है कि अगर जो कंसल्टेंट का शो रन कर रहा है, एमडी है, एंटरप्रेन्योर है, अगर उसने खुद की स्टडी अब्रॉड में की है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ये एक प्लस पॉइंट है और इसको आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने खुद पढ़ाई विदेश में की है तो वहाँ पर क्या कमियाँ रही, उसका एक्सपीरियंस में क्या अच्छी चीज़ें थी और क्या खराब चीज़ें थी, वो उस सब को इकट्ठा करके और आपके लिए जो पैकेज बनाने वाला है वो पूरी कोशिश करेगा कि जो बुरे एक्सपीरियंस उसको रहे हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़े। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। दोस्तों, हायर एजुकेशन कंसल्टेंट सिर्फ एक ही काम नहीं करता है, इस प्रोसेस में आपको 5-6 सर्विसेज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपको कंट्री फाइनल करनी है, आपको कोर्स फाइनल करना है, ये तो उसका बेसिक काम है, लेकिन इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके उसका स्कोर कार्ड भी लेना है। साथ ही आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और आपको वीज़ा प्रोसेस समझना है, वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और आपको वीज़ा लेना है। वीज़ा लेने के साथ ही आपको पहले से ही ये प्लान करना है कि जब आप अब्रॉड में जाने वाले हैं, जिस भी कंट्री में जाने वाले हैं, वहाँ की अकोमोडेशन अगर आप पहले से अरेंजमेंट कर सकते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए अरेंजमेंट। और ये जो सारी सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज बड़े कंसल्टेंट अपना इन हाउस ही रखते हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट बना के रखते हैं अपनी कंपनी में, और ये 5-6 इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो हैं ये सब आपको एक ही रूफ में मिल जाती हैं। इसके लिए आपको अगर अलग अलग आप हायर करेंगे एक्सपर्ट्स को तो आपको 5-6 पार्टीज के साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, आपको लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ा कंसल्टेंट चुने, एक्सपर्ट चुने और एक ऐसा कंसल्टेंट चुने जिसके पास अंडर वन रूफ स्टार्टिंग टू एंड सब चीज़ों का सोल्यूशन प्रोफेशनली उसके पास अवेलेबल हो।
दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसल्टेंट को जब आप कंसीडर कर रहे होंगे, आपको मिडल मैन को हटाना है। आप कंसल्टेंट से सीधा बात कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट एसोसिएट है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, या फिर आप एक सब एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी छोटी सिटीज़ में क्या होता है कि सब एजेंट फैले होते हैं गलियों में, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं आधी अधूरी, आपको सिर्फ सपना दिखाते हैं कि आपको मैं बाहर भेज दूंगा, आपकी लाइफ बन जाएगी, और फाइनली उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ आपकी फ़ाइल कलेक्ट करके आप वो सिर्फ एक बड़े कंसल्टेंट तक देते हैं। बड़ा कंसल्टेंट ही आपकी फ़ाइल पर काम कर रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं कौन कर रहा है। और वो बीच में एक मीडिएटर सिर्फ अपनी कमीशन खोरी के लिए आपको कई बार बहुत ट्रबल में डाल सकते हैं। तो आप सीधी बात करें और पूछें कि आप डायरेक्ट एसोसिएट हैं यूनिवर्सिटी के जहां आप मुझे एडमिशन कराने जा रहे हैं, तभी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि जितने मिडिल मैन होंगे उतनी समस्या ज़्यादा होगी। कोशिश करें कम से कम मिडिल मैन के साथ आपको डील करना पड़े। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कम्युनिटी कनेक्ट। आपको कंसल्टेंट से बात करनी है कि जिस भी कोर्स कॉलेज कंट्री में आप मुझे भेजना चाहते हैं, एडमिशन दिलाना चाहते हैं, वहां पर ऑलरेडी आपने कुछ स्टूडेंट्स भेजे होंगे सेम कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोर्स में। और अगर सपोज सेम कोर्स कॉलेज में एडमिशन उसने ऑलरेडी कराए हैं, उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, तो आप उससे बात करें कि आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस समझना चाहते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप डायरेक्ट उस स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं। कोई भी बड़ा कंसल्टेंट जो है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट, इस चीज पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है, और वो बहुत ही जल्दी आपको कनेक्ट करा देता है उस कम्युनिटी में। और जो स्टूडेंट्स उनके करंट होते हैं उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या कंट्री में, उनसे आपको कनेक्ट कराता है, जिससे आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो उन्होंने यहाँ मिशन सोच के गए थे, क्या वो वहां पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप उसके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंट इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता है। और अगर कंसल्टेंट आपको स्टूडेंट कम्युनिटी से मिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो उस कंसल्टेंट के साथ मजे से चाय पीजिए, उसके ऑफिस में हेलो हाई कीजिए और नमस्ते करके चले जाइए, और सीधा बोलिए कि अगर आपने स्टूडेंट्स कुछ नहीं भेजे हैं वहां पर, तो पहला एक्सपेरिमेंट मेरे साथ में नहीं होने दूंगा या दूंगी। तो अगर कंसल्टेंट ने कुछ स्टूडेंट्स वहां पर नहीं भेजे हैं और वो आपको स्टूडेंट कम्युनिटी के में इंट्रोड्यूस नहीं कराने के लिए तैयार है, तो आप अपनी बिजनेस उस कंसल्टेंट को ना दें। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री सर्विसेज वर्सेस पेड सर्विसेज। दोस्तों ये जो स्टडी अब्रॉड का बिजनेस है, ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है और इसमें अमेजिंग इनकम है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए दिन आते रहते हैं। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स कंसल्टेंट्स होते हैं, इनको एक मोटी रकम कमीशन के तौर पर मिलती है हर एडमिशन में, और हर एडमिशन में ये अमाउंट लाखों रुपए तक भी जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे कंसल्टेंट आपको एडमिशन सर्विसेज फ्री में ऑफर करते हैं। नॉर्मली जब कोई सर्विस फ्री मिलती है तो हम उस सर्विस पर डाउट करते हैं। तो फ्री का मतलब यहाँ पर डाउट नहीं है, यहाँ पर फ्री का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि फ्री का मतलब है कि कंसल्टेंट आपसे पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से बहुत अमेजिंग सुपर प्रॉफिट वो इससे कमा रहा है और वो यूनिवर्सिटी से पैसे ले रहा है। तो फ्री का मतलब यहां पर कबाड़ा नहीं है। फ्री का मतलब यहां पर है कि जो बर्डन कमीशन का आपके ऊपर होता है नॉर्मली, आपके ऊपर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी पेमेंट करती है कंसल्टेंट को। इसलिए कंसल्टेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी फ्री सर्विसेज देते हैं। तो फ्री सर्विसेज अच्छी होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टैब्लिश्ड जो नाम है इंडस्ट्री के कंसल्टेंट हैं, वो पेड सर्विसेज भी देते हैं। और वो नाम इतने बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग है, उनके लिस्ट में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज होते हैं कि आप उनकी सर्विसेज को डाउट नहीं कर सकते। तो क्यों वो पेड सर्विसेज देते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कुछ कंसल्टेंट का लेवल इतना बड़ा हो चुका होता है कि उनके नाम का मतलब है कि अमेजिंग सर्विस की गारंटी, वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, उनकी एक्सपर्टीज है। तो वो अपनी एक्सपर्टीज और सर्विस के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे, एटलीस्ट आपकी फाइल प्रोसेस करने के लिए बहुत सा खर्चा उनको स्टाफ पर करना होता है, और वो अगर वो पैसा आपसे लेना चाहते हैं 20-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए अगर आपसे सर्विसेज के नाम पर, अच्छी सर्विसेज के नाम पर अगर लेना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो पेड सर्विसेज भी बुरी नहीं है। पेड सर्विसेज मतलब एक्सपर्टीज, मोर एक्सपर्टीज समटाइम। तो आपको पेड सर्विसेज से भागना नहीं चाहिए। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो वर्ल्ड की
रैंकिंग में अच्छी यूनिवर्सिटी या कोर्सेज होते हैं वो कमीशन कंपैरेटिवली कम देते हैं। जितनी हायर रैंकिंग होगी कंसल्टेंट को कमीशन उतनी कम मिलेगी। तो अगर आपको हायर रैंकिंग के कोर्स एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने हैं तो उसमें कंसल्टेंट को कम पैसा मिलने वाला है, और इसलिए भी कई कंसल्टेंट पेड सर्विसेज देते हैं IVY लीग के यूनिवर्सिटी या कोर्सेज के लिए, या अच्छी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के लिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप पेड सर्विस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको बेटर कोर्सेज और यूनिवर्सिटी ऑफर किए जाएं। तो आप डिटेल में डिस्कस करें ये चीज और फिर इस पर आप डिसीजन लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। जब भी आप कम्युनिकेशन शुरू करते हैं किसी कंसल्टेंट के साथ, उसके स्टाफ के साथ, आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट कम्युनिकेशन से कैसा है, आपका फील कैसा है। जब आप ऑफिस में उनके जाते हैं तो ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा है, कहीं टूटा फूटा खराब ऑफिस तो नहीं है, अच्छे से वेल मेंटेन्ड है या नहीं, उनका स्टाफ आपसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है या नहीं है, वो वेल ट्रेन्ड है, वेल ग्रूम्ड है या नहीं है, क्योंकि आप कोई सब्जी मंडी में सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। एक बहुत ही हाई एंड और टेक्निकल और इम्पोर्टेंट प्रोफेशन की आप बात कर रहे हैं जिसमें प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, अगर ऑफिस में जाकर और स्टाफ से बात करके कम्युनिकेट करके आपको कंफर्ट नहीं मिलता है, आपको नहीं लगता है उनसे बात करके कि आप एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो अवॉइड करें, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ऐसा होना चाहिए कि वाओ यही करेक्ट चॉइस है, इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन इन्होंने मुझे दी है। अगर आपको वाओ की फीलिंग नहीं आती है फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद तो नो प्रॉब्लम, आप दूसरी कंसल्टेंट को देख लें। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट के केस में। लास्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना चाहिए अपनी सर्विसेज के लिए, किसी भी काम के लिए, अगर कोई कंसल्टेंट आपसे कैश अमाउंट कलेक्ट करता है, अपनी सर्विस चार्जेस या एग्जामिनेशन फी या फिर कुछ भी पैसा अगर आपसे कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए बोलता है, तो ऐसे कंसल्टेंट से आपको बचना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बैंक में, आप पैसा ट्रांसफर करें, आप डिजिटली पेमेंट करें, लेकिन नो कैश ट्रांजैक्शंस, क्योंकि यहां बात एटीट्यूड की है। अगर कैश ट्रांजैक्शन कोई कंसल्टेंट आज के टाइम में भी कर रहा है, इसका मतलब उसके एटीट्यूड में गड़बड़ है, वो टैक्स चोरी करना चाहता है या वो ट्रांसपेरेंट सर्विसेज नहीं देता है। तो नो कैश ट्रांजैक्शंस प्लीज, आप सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन के लिए ही हाँ करें, अदरवाइज आप कोई दूसरा कंसल्टेंट ढूंढ सकते हैं। ये सब पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई गलती नहीं करेंगे और आप फाइनली जिस कंसल्टेंट को चुनेंगे वो बहुत ही एक्सपर्ट होगा और वो आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को बहुत ही स्मूथ और सक्सेसफुल बना देने वाला होगा। दोस्तों, इन पॉइंट्स का ध्यान रखें और चुनें अपनी मर्जी का प्रोफेशनल स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट। अगर इतने सब पॉइंट्स पर ध्यान रखने के बाद भी, बातचीत करने के बाद भी आपको कंफ्यूजन रहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दे रहा हूं। आपकी कोई भी क्वेरी कंसल्टेंट से रिलेटेड अगर होती है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, आप मुझे अपनी क्वेरी लिखें और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपको उस चीज का सोल्यूशन दूंगा। आप चाहें तो कंट्री के हर सिटी में बेस्ट कंसल्टेंट्स को मैं जानता हूं और आपको कनेक्ट करूंगा बेस्ट कंसल्टेंट से और इंश्योर करूंगा कि आपको ट्रांसपेरेंट एंड बेस्ट सर्विसेज मिले और आपकी स्टडी अब्रॉड की जो जर्नी है वो स्मूथ और सक्सेसफुल रहे। दोस्तों, आपने कंसल्टेंट फाइनल कर लिया है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फाइनल करना है कि आप फंडिंग का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अपनी सेविंग से करेंगे, बैंक या एनबीएफसी से लोन लेंगे। तो लेट्स डिस्कस नाउ फंडिंग ऑफ एजुकेशन। फंडिंग के दो ही तरीके हैं। पहला है आप अपनी सेविंग्स के पैसे खर्च करें और अपने बच्चे को हायर स्टडीज के लिए भेजें, जो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास इनफ पैसा रखा है, आपके पास सेविंग्स हैं, आपने ऑलरेडी प्लान किया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सपोज अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है या आपके फंड्स आपकी किसी ऐसी एसेट में लगे हैं जो टाइमली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो आप एजुकेशन फंडिंग के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आपके पास आपके फंड्स अवेलेबल भी हैं तो अपनी सेविंग्स को एजुकेशन में खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको एजुकेशन लोन की अवेलेबल है, जो आपकी इनकम टैक्स सेविंग भी कराती है और आपकी सेविंग्स को भी बचा के रखती है। तो आपको अपनी सेविंग्स खर्च मत कीजिए, एजुकेशन लोन लीजिए। जब बात हम एजुकेशन लोन की करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा बैंक, और वो भी पीएसयू बैंक। आप जिससे भी मिलेंगे और पूछेंगे कि मुझे एजुकेशन लोन लेना है, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम सजेशन देने में एक सेकंड भी नहीं लगाते, चाहे हमें कुछ पता हो या ना हो। फट से उस आदमी ने बोलना है कि पीएसयू बैंक तो 8.5% पे लोन देता है।
दोस्तों, इससे पहले आप बैंक के साथ अप्लाई करें। मेरा ये कहना है कि आप बैंक को भूल जाएं और आपको एनबीएफसी से लोन लेना चाहिए। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं एजुकेशन लोन में, जिनका ब्रेड एंड बटर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लोन है। ऐसी आप एनबीएफसी को चुने जो सिर्फ एजुकेशन लोन का काम करती है। ये अग्रेसिव होते हैं और अच्छी कॉल लेते हैं और इनकी सर्विस बहुत ही फास्ट होती है। थोड़े एक्सपेंसिव जरूर होते हैं बैंक से, लेकिन आपका टाइम पर काम हो जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब सब लोग बैंक बोलते हैं और मैं आपसे बोल रहा हूं एनबीएफसी, तो क्यों मैं बैंक नहीं बोल रहा हूं, मैं उसका आपको कारण बता देता हूं। जब आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक का फोकस एजुकेशन लोन पर कभी नहीं होता है। अगर आप बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उठा कर देखें एजुकेशन लोन का, तो पीएसयू बैंक का वो 6 से 8% के बीच में रहता है, जो बहुत ही बड़ा एनपीए है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस नहीं है, उनके पास कोई रिसर्च विंग नहीं है, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्स के इंपॉर्टेंस की जानकारी नहीं है। ट्रेडिशनली उन्होंने एक लिस्ट बना के रखी है, अगर आपका कोर्स यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में आ गए तो वो आपको एजुकेशन लोन देंगे, अदरवाइज वो एजुकेशन लोन नहीं देंगे। और फिर वो आपसे मार्जिन मनी भी मांगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 75% वो फाइनेंस करने वाले हैं तो 25% आपको अरेंजमेंट करना होगा। बैंकों की एक समस्या और है कि बैंक डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज को लोन नहीं देते हैं, वो सिर्फ डिग्री को ही लोन देते हैं। और क्योंकि आपका स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है, उसको डिग्री के लिए नहीं जाना है, मैक्सिमम टाइम ऑप्शन ये बनेगा कि वो डिप्लोमा के लिए ही जाएगा। तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन के लिए जिसमें अमेजिंग करियर है, लेकिन उसमें बैंक्स लोन नहीं देते हैं। होता यह है कि हम अपने आसपास के लोगों से डिस्कशन करते हैं और 5-6 बैंकों में धड़ाधड़ फाइलें लगा देते हैं, और जब फाइल सब जगह से रिजेक्ट हो जाती है, महीना 2 महीने का टाइम खराब हो जाता है, तब हम मुड़ते हैं एनबीएफसी की तरफ। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका स्टूडेंट एवरेज है तो आपको एनबीएफसी के पास पहले जाना है। एनबीएफसी आपको 100% फंडिंग करेगी और घर बैठे आपका सारा काम होगा। बैंक आपको 100% फंडिंग नहीं करता है। बैंक में क्यों जाएं? अगर आपका केस ऐसा है कि आपका स्टूडेंट ब्रिलियंट है आप और वो डिग्री के लिए जा रहा है, और जिस यूनिवर्सिटी और कोर्स में वो जा रहा है उसकी रैंकिंग अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपके पास सेविंग्स हैं, मार्जिन मनी देने के लिए आपके पास पैसा है, क्योंकि बैंक 70 या 80% ही फंड करने वाला है, 20% या 15% वो आपसे मार्जिन मनी मांगने वाला है। तो उतना पैसा आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर आपको 7.5-8 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा चाहिए तो भी बैंक आपसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी मांगने वाला है। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बैंक की तरफ जाएं। लेकिन अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो बैंक आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि जब बैंक के साथ आप प्रोसेस शुरू करेंगे तो आप अपना 1 महीना खराब कर चुके होंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि बैंक सोल्यूशन नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आपको बैंक की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक फाइल बैंक के एम्प्लॉय को दें और एक फाइल आप एनबीएफसी के एम्प्लॉय को दें। बैंक और एनबीएफसी में जो भी आपको बेटर सर्विस देगा, जो भी आपको लोन का सैंक्शन देगा, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, एनबीएफसी 1 या 2% महंगी होती है बैंक से, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग महंगी होती है बैंक्स के मुकाबले, इसीलिए वो लोन भी थोड़ा महंगा बेचती है, लेकिन वो आपको सोल्यूशन दे देते हैं। कई बार कुछ काम करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो आपको बेयर करने ही पड़ेंगे। तो एनबीएफसी ऐसी एंटिटी है जो आपको लोन श्योर दे देगी। तो आप एनबीएफसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एनबीएफसी मिल जाएंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लोन से रिलेटेड आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी है, अपनी क्वेरी आप उसमें छोड़ सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको कनेक्ट करूंगा एनबीएफसी से, और एजुकेशन लोन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे इन सब सजेशन का अगर आप यूज करेंगे तो स्टडी अब्रॉड के लिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंसल्टेंट से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरी ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट करें और मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कंट्री का चुनाव कैसे करें, और साथ में स्टडी इन कनाडा। अगर आप स्टडी कनाडा में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और क्या प्रोसेस रहने वाला है, एक डिटेल्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी माई नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। Thank you so much. Take care of yourself. Be wealthy. Be happy.